नमस्कार। आज आप लोगों के लिए एक मेल चार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये एक विशिष्ट चार्ट है। विशिष्ट इसलिए कि जो घटनाएं इन जातक के जीवन में घटी हैं, इस तरह की घटनाओं वाले व्यक्ति तो हमें अपने आसपास मिल जाएंगे समाज में, लेकिन उनकी कुंडली मिलना मुश्किल। इसीलिए ये विशिष्ट कुंडली मैंने कहा। जातक के जीवन में घटनाएं क्या घटी हैं कि जातक एक गृहस्थ व्यक्ति है, लेकिन अपनी पत्नी से अलग हो चुका है। पत्नी इनकी मायके में रहती हैं। जातक की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी 21 साल की है, छोटी बेटी 17 साल। जातक के साथ ही बेटियां रहती हैं। जातक के जीवन में अचानक एक जातक, पहले बात कर्म के बारे में बता दूं मैं। जातक का करियर कैसा है? जातक का करियर थोड़ा अप एंड डाउन वाला है। और जातक के एक उद्योग है, इंडस्ट्री है छोटी सी। मोटर पार्ट्स के जो बेरिंग होते हैं, बेरिंग बनाने की फैक्ट्री। जातक के जीवन में घटना एक अचानक क्या घटी कि उसका अचानक अध्यात्म की तरफ झुकाव हो गया और बहुत गहराई में जुड़ गया अध्यात्म से। व्यास में जो राधा स्वामी का संस्था है उससे वो जुड़ गया और गुरु भक्ति में इतना लीन हो गया कि घंटों मेडिटेशन करता है। घंटों मेडिटेशन करने लगा, पूजा पाठ करने लगा, गुरु सेवा करने लगा, लोगों की सेवा करने लगा। ये इसका दिनचर्या बन गई इसकी, इस जातक की। और ये होने के बाद 4 साल 5 साल के बाद अचानक इसके जीवन में एक अन्य स्त्री का प्रवेश होता है। और ये ऐसे दोराहे पे खड़ा हो जाता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। यही प्रश्न आया था मेरे सामने इस कुंडली से संबंधित, कि वो क्या करे आगे और उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है। आइए इस कुंडली पर का अवलोकन करते हैं। इस पर चर्चा करते हैं कि इसके जीवन में इस किस तरह के योग बने हुए हैं। आध्यात्म के योग कैसे हैं, क्यों हैं। और इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले योग भी कैसे बने हुए हैं। तो सबसे पहले इस कुंडली में आप देखिए कि कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन क्या होता है? ब्राह्मण वर्ण का राशि है, जल तत्व राशि है। स्वामी चंद्रमा भी जल तत्व राशि, जल तत्व वाले ग्रह हैं। भावना भावना प्रधान राशि है। सबसे अधिक महत्व इसी बात को रखना है कि भावना प्रधान राशि है, ब्राह्मण गुण वाली राशि। इसमें शनि बैठे हुए हैं। शनि कौन है? अष्टमेश है। सप्तमेश भी है शनि, लेकिन मूल त्रिकोण का प्रभाव अधिक रहता है, इसलिए हम इसको अष्टमेश करके संबोधित करेंगे। अष्टमेश शनि लग्न में बैठे हुए हैं, लग्न की अंशों के पास बैठे हुए हैं, निकट हैं, क्योंकि अंश लग्न का 2 है और शनि का 7 है। बहुत दूरी नहीं है, क्लोज कंजंक्शन है, लगभग 5 अंश का अंतर है। ठीक है। तो इस तरह के ग्रह कोई भी बैठे हुए हैं, जब लग्न के अंशों के निकट बैठे होते हैं तो लग्न पे उस ग्रह का प्रभाव थोड़ा अधिक हो जाता है। लग्न भी देखिए आप 2 अंश का है, और ये पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र होता है गुरु का। गुरु की दृष्टि भी लग्न पे आ रही है, और शनि भी लग्न पे प्रभाव डाल रहे हैं। शनि अपने ही नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र को भी बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। भले ही शनि का नक्षत्र हो, पर बहुत ही अच्छा नक्षत्र पुष्य को माना जाता है। इस तरह के प्रभावों के कारण हम ये बात बिल्कुल स्पष्टता से कहेंगे कि जातक सद्गुणी है, परोपकारी है। ब्राह्मण विचारधाराएं होंगी इसकी, ब्राह्मण सोच होगी, धार्मिक सोच होगी। परोपकारी व्यक्ति होगा, सद्गुणी होगा, लोगों के बारे में अच्छा सोचता होगा, धार्मिक होगा, धर्म कर्म को मानने वाला होगा, उसमें आस्था रखने वाला होगा। इस तरह की चीजें हम कहेंगे इस जातक के बारे में, और ये होगा भी। अब आगे बढ़ जाते हैं कि जातक आध्यात्म से जुड़ा। उसके पहले एक चीज मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा, 1 मिनट, कि आध्यात्म से जुड़ता क्यों है कोई भी व्यक्ति। या तो वो बचपन में जुड़ जाए, जिसे जिसका कोई कारण ना हो, अकारण ही आध्यात्म की तरफ चला जाए, धर्म से जुड़ जाए। वो बचपन में होता है एक बार। अगर किसी की उम्र, या तो वो 60 70 साल की उम्र में जुड़े, जबकि वो गृहस्थ से, उसका वैसे गृहस्थ जीवन के जो भी कर्तव्य होते हैं उससे मुक्त होकर के वो आध्यात्म की तरफ अग्रसर हो जाए, धर्म से जुड़ जाए, सन्यासी हो जाए, वैरागी हो जाए। अगर बीच के समय में ये हो रहा है, 40 45 50 साल की उम्र में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे जीवन में समस्याएं उसके जीवन में है। उसका गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं है, व्यवसायिक जीवन अच्छा नहीं है,
पारिवारिक जीवन अच्छा न होना, व्यवसायिक जीवन अच्छा न होने के कारण ही व्यक्ति इस ओर अग्रसर होता है, शांति और सुकून की तलाश में जाता है। यही हुआ इस जातक के साथ। जातक की पत्नी इनको छोड़ करके मायके में चली गई है रहने, तलाक नहीं हुआ है, न होगा। तलाक न होने का कारण भी बता दूं कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम को देख रहा है और सप्तमेश पर गुरु की दृष्टि है। तो कहीं से भी सप्तम भाव और सप्तमेश बहुत अधिक पीड़ित नहीं है। सप्तमेश पर राहु की दृष्टि है, राहु क्या सेपरेटिव इफेक्ट देता है, तो इस कारण से वो सेपरेटिव वाला इफेक्ट तो आ गया, पत्नी से अलगाव हो गया। लेकिन सप्तम भाव बलवान होने की वजह से, क्योंकि स्वामी से दृष्ट है और गुरु से दृष्ट है सप्तमेश, इस कारण से तलाक नहीं हुआ, न होगा, पहली चीज। लेकिन पत्नी से वियोग तो हो गया, अलगाव तो हो गया, अब वो पीड़ा तो इसको हो गई, पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं है इसका। एक समस्या यहां आ गई, शारीरिक सुख और मानसिक सुख में कमी हो गई। अब व्यवसाय को देख लेते हैं। दशम भाव पे आप देखिए शनि की दृष्टि आ रही है, पीड़ा किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं है। दशम भाव, दशमेश द्वादश में चला गया। द्वादश भाव किस चीज का है, हानि का भाव है। किसी भी भाव के स्वामी का द्वादश में जाना अच्छा नहीं होता है, उसकी हानि मान के चलिए। इसके अलावा ये पाप कर्तरी में भी हो गया, मंगल, दशमेश मंगल पाप कर्तरी में, एक तरफ शनि है दूसरी तरफ केतु है, पीड़ा और बढ़ गई, पाप प्रभाव भी आ गया। तो कुल मिला के वैवाहिक जीवन और व्यवसायिक जीवन, दोनों जीवन इसका अच्छा नहीं है, अप एंड डाउन और परेशानियों वाले हैं। इस वजह से जातक को एक सुकून और शांति की तलाश थी। अष्टम भाव आध्यात्म का होता है, शनि भी आध्यात्मिक ग्रह है, गुरु भी आध्यात्मिक और धर्म से जुड़ा हुआ ग्रह है। ये इस तरह के प्रभाव जो लग्न में है, लग्न पर है, कर्क राशि भी आप देखिए, मैंने बताया आपको। तो इस तरह के प्रभावों के कारण, एक तो ये पीड़ा होने के कारण जातक आध्यात्म की तरफ नैसर्गिक रूप से, मूल रूप से जुड़ने के लिए पहले से ही तैयार बैठा है। अब इंतजार है सिर्फ दशा की। ठीक है, राहु की दशा 2019 में आई। देखिए 2019 मई में राहु की महादशा आती है, राहु बैठे हैं पंचम भाव में। सबसे पहले ये जानिए कि राहु पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव क्या है, ये भी धर्म कर्म का ही है। ठीक है, राहु वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि क्या है, वृश्चिक राशि काल पुरुष की वृश्चिक राशि अष्टम राशि होती है, और मैंने अभी बताया कि अष्टम भाव भी अध्यात्म का जुड़ा हुआ है। नैसर्गिक रूप से वृश्चिक राशि भी आध्यात्म से जुड़ी हुई राशि है। तो राहु वृश्चिक राशि में होने से आध्यात्म वाला प्रभाव राहु के ऊपर आ गया। अब यहां देखिए शुरुआत हो गई। ठीक, अब राहु देखिए शून्य अंश का है और नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र है विशाखा। विशाखा नक्षत्र किसका है, गुरु का है। यानी राहु गुरु के नक्षत्र में है, लग्न पहले से ही गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु से दृष्ट है राहु। गुरु की दृष्टि लग्न पर भी आ रही है, राहु पर भी आ रही है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लग्न गुरु के नक्षत्र में गुरु से दृष्ट, राहु महादशा नाथ, गुरु के नक्षत्र में गुरु से दृष्ट, और ये वृश्चिक राशि में लग्न पर भी आध्यात्म का प्रभाव, और ये दशा भी आ गई आध्यात्म वाली, आध्यात्म की तरफ ले जाने वाली, झुकाव कर देने वाली दशा आ गई। इस दशा में की शुरुआत से ही जातक आध्यात्म की तरफ बहुत जबरदस्त जुड़ गया। मतलब इतना कि घंटों, कई घंटे बैठा रहता है, मेडिटेशन करता है, कई घंटे ईश्वर की आराधना में कई घंटे लगा देता है। ये इसकी दिनचर्या बन गई जातक की। और ये देखिए आप, मैं बताऊं आपको कि राहु की अंतरदशा जब तक थी तब तक ये रहा, उसके बाद गुरु की अंतरदशा जब तक आई तब तक ये रहा। ध्यान दीजिएगा, राहु और गुरु की अंतरदशाओं तक ये प्रभाव बहुत अधिक रहा। लेकिन जैसे ही गुरु की अंतरदशा खत्म हुई, गुरु देखिए मीन राशि स्व राशि का नवम भाव में बैठा है, नवम भाव भी होता है धर्म कर्म का, मीन राशि भी धर्म कर्म की ही होती है। जैसे ही शनि की अंतरदशा आई, शनि क्या है, शनि सबसे पहले शनि के बारे में मूल रूप से यह समझना है कि शनि पापी ग्रह है, पापत्व देता है। वो आध्यात्म शनि ने दिया, लेकिन ये पापत्व भी देगा। इसका मूल नेचर है, स्वभाव है इसका, और ये सप्तमेश है। अध्यात्म भी दिया, और सप्तम भाव क्या है, सांसारिक सुखों का। यहां राहु पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव क्या है, प्रेम का। राहु क्या है, अचानक होने वाली घटनाएं देने का, योजना बनाने का कारक है, अचानक घटनाएं कराता है। और गुप्त विषयों का भी कारक है राहु। राशि, ये वृश्चिक राशि भी गुप्त विषयों की राशि है। तो ये सारे प्रभाव तो थे पहले से ही। अब अंतर्दशा जो आ गई, ये अंतर्दशा सहधर्मी इसको बोलते हैं। जब गुरु की जब तक अंतर्दशा थी तब तक ये आध्यात्म से जुड़ा हुआ काम किया इसने,
उसकी तरफ रहा। ये सधर्मी हो गए दोनों ना, क्योंकि राहु और गुरु सधर्मी हो गए। अब ये शनि की अंतर दशा जब आई, ये सप्तम का प्रभाव है, ये पंचम का प्रभाव है। पंचम प्रेम, सप्तम सांसारिक सुख, ये दोनों भी सहधर्मी हो गए। अब ये सहधर्मी होने की वजह से इस जातक का इसके जुड़ाव हो गया एक अन्य स्त्री से, इसकी जीवन में एक अन्य स्त्री का प्रवेश हो गया। और वो हुआ कैसे? इसके पड़ोस में एक स्त्री का डाइवोर्स हो गया। उस स्त्री का वो मायका था। डाइवोर्स होने के बाद उस समय वो स्त्री मायके में रहने के लिए आई, और स्त्री का भाई और माता रहते थे घर में, उन्होंने इसे आसरा दिया। खाने को भोजन, पहनने को वस्त्र, और रहने को घर मिल गया उस स्त्री को। लेकिन मानसिक प्रताड़ना बहुत मिलती थी माँ और भाइयों से। उसे एक सहारे की जरूरत थी, मानसिक सहारे की। और वो इसे मिला इस पुरुष में। ये पुरुष परोपकार की भावना से ग्रसित होकर के उस स्त्री को सहारा देने आगे बढ़ गया। परोपकार की भावना से ग्रसित होकर के, या कह सकते हैं कि उत्साहित होकर के अग्रसर हो गया वो, उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। उसे सहारा मिला स्त्री को। अब इस दरमियान क्या हुआ कि पता नहीं, उस स्त्री का इसकी तरफ झुका हुआ, इसका उसकी तरफ झुका हुआ, जैसे भी हुआ इन दोनों का संबंध बन गया, जो कि बात शारीरिक संबंधों तक भी चली गई। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जातिका इसके ऊपर विवाह करने का दबाव बनाने लगी, और ये उसके ऊपर दबाव बना रहा है कि तुम भी आध्यात्म की तरफ आ जाओ। जो मुझसे हुआ वो गलती हो गई, मुझे इसका बहुत पश्चाताप है, और मैं अध्यात्म की तरफ जा रहा हूं। बस बेटियों की शादी होने के बाद, ये कर्तव्य से मुक्त होने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा। ये बात स्त्री को बिल्कुल मंजूर नहीं हुआ। वो इसने इसके ऊपर दबाव बनाया कि मुझसे शादी करो, पत्नी से तलाक ले लो, बेटियों की शादी कर लो, उसके बाद मुझसे ये करो, विवाह करो। जातक इसके लिए तैयार नहीं है, और उसे बहुत पश्चाताप है कि क्यों वो इस स्त्री की को परोपकार की भावना से वो होकर के, और उसने इसको सहारा देने का प्रयास किया। अगर ये उसकी तरफ नहीं जाता, उसे सहारा देने की कोशिश नहीं करता, परोपकार की भावना इसके मन में नहीं जागृत होती, तो आज ये इस उहापोह की स्थिति में नहीं होता, इस दोराहे पर नहीं खड़ा होता कि जो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो ये प्रभाव रहा। अब ये जातक का प्रश्न है कि आगे क्या होगा। अब देखिए कि राहु और शनि की दशाएं चल रही हैं। राहु और शनि दोनों एक दूसरे के जैसे ही प्रभाव रखते हैं, निराशावादी प्रभाव भी रखते हैं। राहु अचानक होने वाली घटनाएं देता है, अचानक होने वाली राशि में भी बैठा हुआ है। अष्टम राशि दुर्घटना होने देने वाली राशि है। शनि भावना प्रधान राशि में बैठा है। शनि निराशा देने वाला ग्रह है, और अष्टमेश भी है। तो क्या इसके जीवन में कोई घटना दुर्घटना हो सकती है? जातक डिप्रेशन में है, और वो स्त्री भी डिप्रेशन में है, उसकी भी दशा चल रही है राहु शनि की। मंगल देखिए बहुत बलवान है इस कुंडली में। सूर्य कमजोर है। सूर्य क्या है? हमारा आत्मबल। अगर हमारी आत्मा मजबूत है, हमारा आत्मबल मजबूत है, तो हम कोई भी गलत कदम उठाने से हिचकेंगे। और अगर ये कमजोर है, ये बलवान हो गया, तो हम हमारे अंदर दुस्साहस उत्पन्न हो जाता है, और आत्मा हमारी कमजोर होने से उसे दबा देता है। अचानक होने वाले घटनाओं की तरफ ये कुंडली अगर एक संकेत कर रही है। इसलिए मेरा इन्हीं उनको यही सलाह था कि आप अभी बिल्कुल भी आध्यात्म से ही जुड़े रहिए, और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक मेडिटेशन वगैरह करते रहिए, और अन्यत्र जो स्त्री से संबंधित चीजें हैं उसे दूर करिए। वो स्त्री आपका कुछ भी नहीं कर पाएगी। आपके ऊपर एक आरोप आक्षेप लग सकता है, लेकिन फिर भी वो कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगी। इसलिए आप उससे बिल्कुल भयभीत मत होइए, और जो आप कर रहे हैं उसे करके उस स्त्री का त्याग कर दीजिए और आगे बढ़िए। और अगर उसके फेर में पड़े रहेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कई सारी विषमताओं का सामना आपको करना पड़े। इसके लिए मैंने उन्हें चेता दिया, क्योंकि ये देखिए आप, शनि की अंतर्दशा चल रही है, और मंगल यहाँ बैठा हुआ है द्वादश भाव में। ठीक है, चंद्रमा के दोनों तरफ आप देखिए सूर्य और शनि का प्रभाव है। ठीक, और ये चंद्रमा और शुक्र, लग्नेश चंद्रमा अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो आप द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये मारक भाव भी है। तो बड़े सारे प्रभाव बने हुए हैं।
बहरहाल इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं करना है, क्योंकि ये विषय नहीं है इस कुंडली को रखने का। तो कुल मिला जुला के ये एक कुंडली थी जो विशेष इसलिए है क्योंकि ये कुंडली, इस तरह की कुंडली मिलना ही मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि बड़े सारे लोगों का हमारे समाज में कई सारी चीजें घटनाएं होती रहती हैं, उसका पता हमें चलता है लेकिन कुंडली नहीं मिल पाती। तो ये कुंडली मुझे मिली थी, मेरे पास ये प्रश्न आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने रखूं ताकि आप लोग इसके बारे में जाने समझें। तो कैसा लगा आप लोगों को ये विषय, ये कुंडली? इसके बारे में या इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप लोगों का तो आप मुझसे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न रखें, मैं उसका जवाब दूंगा। आपकी कुंडली पे कोई चर्चा करना चाहते हैं, कोई सुझाव चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, आपको निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।